We are going to do some important facts from the William Shakespeare. This is very important for the examination point of view, so you should have to write down this. Uh, the first is Hamlet is the biggest play of Shakespeare with 1424 lines and 30,557 words, with the 1787 lines and 14,316 words. Hamlet जो है विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले है, जो इसमें ऑल ओवर टोटल 1424 लाइन्स हैं और 30,557 वर्ड्स हैं। और विथ 1787 लाइन्स मतलब 1787 लाइनों के साथ जो है कॉमेडी ऑफ इडर्स विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले है। द टेम्पेस्ट एंड द कॉमेडी ऑफ द इडर्स आर next is the Tempest and the Comedy of the Eros are the only two play of Shakespeare to follow the classical unit. विलियम शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है एंड कॉमेडी ऑफ द इडर्स है, जिसे आइडेंटिकल मिस्टेकन आइडेंटिटी भी कहा जाता है, और द ओनली टू प्ले, केवल ऐसे दो प्ले हैं शेक्सपियर के जो क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं। क्लासिकल यूनिटी मतलब द यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ द प्लेस, यूनिटी ऑफ द एक्शन को फॉलो करते हैं। तो वो कौन कौन से प्ले हैं? टेम्पेस्ट एंड कॉमेडी ऑफ द इडर्स। दीज टू प्लेस follow the classical unity. Now move to the next third point. Richard First and King John are the only two plays of Shakespeare's written completely in the verse. विलियम शेक्सपियर के जो रिचर्ड थर्ड और किंग जॉन नाम के दो प्ले हैं, ये केवल ऐसे प्ले हैं जो पूरी तरह से वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं, पूरी तरह से मतलब कविता के रूप में लिखे गए हैं। में जो डायलॉग है वो भी वर्स फॉर्म में ही है। तो वो कौन से प्ले हैं जो पूरी तरह से कम्प्लीटली वर्स फॉर्म में है? तो रिचर्ड फर्स्ट एंड किंग जॉन्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। The Titus and Andronicus is the first tragedy written by William Shakespeare. It is the bloodiest play of William Shakespeare. तो अगर क्वेश्चन में आता है कि which play of William Shakespeare is known as the bloodiest play, that is the Titus Andronicus. और ये आपको तो याद ही रखना है कि which play of William Shakespeare written in the completely verse form. So the Richard First and the King Johns are that play. Now move to the next points. The Stratford upon Avon is the birthplace of William Shakespeare. Ben Jonson called the Shakespeare son of Avon. विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है आप सभी जानते हैं कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में था। इनके बर्थ प्लेस के नाम से इन्हें बार्ड मतलब होता है जो चारण और भाट जैसे पहले एंशिएंट पीरियड में होते थे, दरबारी कवि जो होते थे। तो बेन जॉनसन ने उन्हें क्या कहकर सन ऑफ एवन कहकर बुलाया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। शेक्सपियर एग्जैक्ट बर्थ डेट इज अननोन, हाउएवर ही वाज बैप्टाइज्ड ऑन अप्रैल 26, 1564 and this time it was customary to wait 3 days after birth to baptize. एक्चुअली जो शेक्सपियर का बर्थ डेट है ये अननोन है, बट जो उनकी बैप्टाइजेशन डेट है यानी कि 26 अप्रैल 1564 की वजह से गेस किया जाता है कि उनका जो बॉर्न है 23 अप्रैल 1564 हुआ होगा, क्योंकि क्रिश्चियन में एक रिचुअल्स होता है कि जो बर्थ के इन्फेंट के मतलब बर्थ के 3 दिन बाद किया जाता है। तो वेट 3 days आफ्टर बर्थ टू बैप्टाइज। So therefore his birth date is traditionally celebrated on April 23rd. इसलिए 23rd के थर्ड को उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द शेक्सपियर्स मैरिड एन्ना हाथवे एट द एज ऑफ 18 years एंड हिज वाइफ वाज 26 एट दैट टाइम। शेक्सपियर का जो शादी थी वो 18 years के जब थे तभी हो गई थी। वो और उनसे जिनसे शादी किया अन्ना हाथवे से वो 26 years ओल्ड की थी और उस समय में शेक्सपियर 18 years के थे, मतलब वो 8 years उनसे ओल्डर थी। The 6 month after their marriage, their first child सुसाना was born. इनकी जो पहली इश्यू थी वो क्या नाम था? सुसाना, वो जो डॉटर थी। About 3 years later,
मतलब शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी। एंड अबाउट 2 years लेटर दे हैड ट्विंस हैमलेट एंड द जूडिथ, और इसके बाद 2 साल बाद हैमलेट और जूडिथ जो ट्विंस थे उनका जन्म हुआ। हैमलेट पासेस अवे एट द एज 11 ऑफ अननोन काज, अननोन रीज़न नहीं पता उनके उसका, जब 11 साल के थे, यानी कि 11 अगस्त ऑफ 1595 में उनकी डेथ हुई थी, 1595 में ये हैमलेट की। जो नाउ मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, द सुसाइड अकर्स एंड unluckily this is most important point, you should have to remember that the suicides occur and unlucky 13 times in the Shakespeare play। टोटल जो 37 प्लेज उन्होंने शेक्सपियर लिखे हैं उनमें से मतलब ऑल ओवर कितनी बार सुसाइड को दर्शाया गया है उनके प्लेज में, तो पूरे प्लेज में जो कुल मिलाकर 13 सुसाइड दिखता है। इट अकर्स इन द आइकॉनिक रोमियो एंड जूलियट, जैसे रोमियो जूलियट में दिखाया गया सुसाइड करते हैं दोनों। वे आर बोथ लीड्स द कमिट सुसाइड इन जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर में भी 5 लोग सुसाइड करते हैं, ब्रूटस, कैसियस, पोर्शिया कमिट सुसाइड। जूलियट रोमियो एंड जूलियट में रोमियो जूलियट सुसाइड करता है। जूलियस सीजर में कौन करते हैं, जूलियस सीजर में सुसाइड करते हैं ब्रूटस करते हैं, वो कैसियस करता है, एंड पोर्शिया कौन रहती है, ब्रूटस की वाइफ रहती है, कमिटेड सुसाइड। एंड इन ऑथेलो में ऑथेलो कमिट सुसाइड, ऑथेलो खुद ही अपनी सुसाइड कर रहता अपनी पत्नी डेस्डेमोना को मारने के बाद। इन हैमलेट वेयर द ओफिलिया और ड्रॉन इन द रिवर्स, और ओफिलिया जो है हैमलेट में नदी में डूब जाती है, नदी में डूब कर उसकी मौत हो जाती है, मतलब सुसाइड ही करती है। एंड इन फाइनली इन द एंटोनियो द क्लेयोपेट्रा वेयर सुसाइड अकर्स 5 टाइम्स। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा है इसमें 5 बार सुसाइड होती है, सुसाइड की घटना होती है। पहला तो एंटोनियो क्लेयोपेट्रा सुसाइड करते हैं, फिर इसके बाद मार्क चेयरमैन नाम का व्यक्ति सुसाइड करता है, फिर इरोज करता है, फिर आयरिस करता है। तो ये आप वन नोट करके रखिएगा कि विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर सुसाइड अकर 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स सुसाइड किस में होता है, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा में, जिसमें एंटोनियो करता है, क्लेयोपेट्रा करती है, मार्क चेयरमैन करते हैं, आयरिस करते हैं, इरोज करते हैं, और जूलियस सीजर में ब्रूटस, कैसियस, पोर्शिया कमिटेड सुसाइड। तो कुल ऑल ओवर 13 बार सुसाइड दिखाया गया उनके ऑल ओवर प्लेज में। एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, कॉरियोलानस एंड जूलियस सीजर अदर रोमन प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेस कौन से हैं, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, कॉरियोलानस एंड जूलियस सीजर, ये तीनों प्ले इनके जो है रोमन प्ले के नाम से जाने जाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, हेनरी 6 पार्ट 2 हैड मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन ऑल शेक्सपियरियन प्लेस नंबर 60। जो हेनरी 6 पार्ट 2 है, सबसे पहले इनका हेनरी 6 पार्ट 2 आया था 1590, कब आया था, 1592 में इनका आया था, 1592 में आया था हेनरी 6 पार्ट 2 विच हैड ए मैक्सिमम कैरेक्टर इन ऑल शेक्सपियरियन प्लेस नंबर 60। बाप रे, मतलब शेक्सपियर के जितने भी 37 प्लेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें हेनरी 6 पार्ट 2 में आते हैं, मतलब ऑल ओवर 60 कैरेक्टर इस प्ले में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, द जूलियस सीजर इज द ओनली प्ले इन विच Julius is the only play in which the title characters appear in 3 scenes। तो जूलियस सीजर केवल एक ऐसा अकेला प्ले है जिसमें जो टाइटल कैरेक्टर है वो केवल 3 सीन में दिखाई देता है, यानी कि जूलियस सीजर खुद जो है 3 सीन में दिखाई देते हैं। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, एक्ट 5th scene 2 of Love Labour Lost is the largest scene of William Shakespeare, running a total of 116 lines। तो अगर पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर कौन सा प्ले जिसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट सीन है, तो वो है लव लेबर लॉस्ट, एक्ट 5 scene 2 है। 2 का जो सीन है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सीन है उनके ऑल ओवर प्लेस में, जो कि 1600 लाइन्स में तक है।
Now move to the next important fact. Act 3, Scene 9 of Antonio and Cleopatra is the smallest scene of Shakespeare's, running just 6 lines and 33 words. अगर पूछा जाए, क्वेश्चन है कि सबसे विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा सीन वाला प्ले कौन सा है जिसमें बस जो 6 लाइन में ही समाप्त हो जाता है और केवल 33 वर्ड है, तो वो कौन सा है? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। और सबसे लॉन्गेस्ट सीन वाला है लव लेवल लॉस्ट है, जिसमें ऑल ओवर वो जो कितने लाइनों में है 1600 लाइन्स हैं में समाप्त होता है। और जो एक्ट 5 सीन 2 में है लव लेवल लॉस्ट के, और शॉर्टेस्ट सीन वाला जो उनका प्ले है वो कौन सा है? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, जिसमें केवल 6 लाइन हो 33 वर्ड है। ये दोनों नोट करके रखिएगा। And the Hamlet is the only hero who speaks maximum line as hero in any of Shakespeare's plays with 7 long soliloquies। तो हैमलेट जो है हैमलेट प्ले जो है उनका, हैमलेट एक ऐसा हीरो है जो सबसे अधिक लाइन बोलता है और जो कुल ऑल ओवर उन्हें 7 soliloquies बोलता है। Rosalind in As You Like It is the largest female character of Shakespeare, who speaks 685 lines, and second being is Cleopatra with 678 lines। तो ये जो रोजालिंड है एज यू लाइक की, ये विलियम शेक्सपियर के सभी फीमेल कैरेक्टर्स में सबसे बड़ी फीमेल कैरेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा लाइनें बोलती है। इसके द्वारा बोली गई लाइनों की कुल कितनी संख्या है? ऑल ओवर 685 लाइन। और उसके बाद रोजालिंड के बाद आती है क्लियोपेट्रा, जिसने कुल ओवर 678 लाइन्स बोली हैं। तो ये याद रखिएगा, 685 लाइन्स किसने बोला है? रोजालिंड ने। और लार्जेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स और द स्मॉलेस्ट फीमेल कैरेक्टर इज सेकेंड इज द एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है, वो क्लियोपेट्रा है जो कि 678 लाइन्स बोलती है। The largest is Rosalind, and second being a female character is Cleopatra। And now move to the next fact. When the Globe Theatre caught fire, Henry VIII was being performed। जब ग्लोब थिएटर सभी जानते हैं कब बना था? 1599 में। और ये डिमोलिश हो गया कब? 1613 में, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII। Now move to the next important fact. The Henry VI Part 3 has the longest soliloquy spoken Richard the Duke of Gloucester, running 71 lines। तो हेनरी 6 का पार्ट 3 जो है ये सबसे लंबी soliloquy रखता है जो कि रिचर्ड के द्वारा बोली गई थी। रिचर्ड कौन है? ये ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर है। इसके द्वारा जब बोली गई लाइनें हैं 71 लाइन। सबसे बड़ी soliloquy किस प्ले में पाई जाती है शेक्सपियर के? तो हेनरी 6 पार्ट 3 में। और इसमें रिचर्ड के द्वारा सबसे ज़्यादा लंबी लाइनें बोली 71 लाइन बोली जाती है। नेक्स्ट इज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट कंप्लीट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर विच इज़ आल्सो नोन एज द सॉन्ग। तो सॉन्ग के नाम से उनका कौन सा प्ले जाना जाता है? टेम्पेस्ट जाना जाता है। टेम्पेस्ट इनका सबसे लास्ट प्ले था जो 1611 में पब्लिश हुआ था, मतलब लिखा गया था, कंपोज हुआ था एंड पब्लिश तो फर्स्ट वॉल्यूम में हुआ था। एंड द पेरिक्लिस डिड नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। जो पेरिक्लिस जिनका जब प्रिंस ऑफ ट्रॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये इनके फर्स्ट फोलियो में यानी कि 1623 में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। The Love Level Lost is the only comedy of Shakespeare with unhappy endings। तो लव लेवल लॉस्ट केवल अगर ऑल ओवर उनकी जितनी कॉमेडी थी उन कॉमेडी में लव लेवल लॉस्ट एक ऐसी कॉमेडी जिसका जो है एंडिंग जो है सुखद नहीं दिखाया गया बल्कि दुखद दिखाया गया, यानी कि उसकी जो एंडिंग होती है वो अनहैप्पी होती है। तो लव लेवल लॉस्ट इज़ ओनली, क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो जो 4 लवर रहते हैं वो उन्होंने कसम खाई, 4 दोस्त रहते हैं, उन्होंने कसम खाई रहती है कि वो शादी किसी भी लड़की का मुंह नहीं देखेंगे और अपनी प्रॉमिस अंत में तोड़ देते हैं और लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़कियों जो फ्रांस की प्रिंसेस रहती है
उसके चक्कर में फिर और वो चारों दोस्त मतलब जो फ्रांस की राजकुमारी के साथ जो तीनों दोस्तें आई थी उसकी उनके चक्कर में। तो इस प्रकार से जो उन्होंने कसम रखी थी कि 3 साल पढ़ेंगे और शादी नहीं करेंगे, वो किसी लड़की का मुंह नहीं देखेंगे, उनकी ये सारी प्रॉमिस कैसे टूटती है ये दिखाया गया है। तो इसीलिए इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई गई है। लव लेवल लव लेवल लास्ट इज द ओनली कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर विद अनहैप्पी एंडिंग, यानी कि वो कैसे अपने वचन को निभा नहीं पाते हैं, वो कैसे अपने वचन तोड़ देते हैं। हेनरी एट्थ लेकिन उनको वचन तोड़ने के बावजूद भी उनको लड़कियां नहीं मिलती हैं। तो हेनरी एट्थ इज द ओनली प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर दैट इज अनफिनिश्ड। हेनरी एट्थ जो है विलियम शेक्सपियर का केवल ऐसा प्ले है जो कि अधूरा प्ले था। हेनरी एट्थ का इनका अनकम्प्लीटेड वर्क है। Iago is the greatest villain of literature whose Falstaff is considered as the greatest comic character of the literature। तो यागो जो करेक्टर है, यागो करेक्टर किस में आ जाता है, ओथेलो में, जिसे ग्रीन आइज मॉनेस्टर भी कहा जाता है, मतलब ऑनेस्ट। एक इसके लिए सटायर भी यूज़ होता है, क्या सटायर वर्ड ऑनेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यागो इज द मोस्ट विलियस कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले एंड जॉन फॉलस्टॉफ इज मोस्ट कॉमेडियन कैरेक्टर्स ऑफ जॉन विलियम शेक्सपियर प्ले। T.S. Eliot also had called the Hamlet as an artistic failure because of its lacking the objective correlative in his famous critical essay Hamlet and His Problem। T.S. Eliot जो महान पोएट हैं मॉडर्न पीरियड के, इन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। क्यों कहा है? और मैकबेथ को आर्टिस्टिक कहा है। उन्होंने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर इसलिए कहा कि बिकॉज ऑफ हैमलेट इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि हैमलेट जो है एक्शन बस सोचता ही रह जाता था, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल था, वो एक्शन नहीं कर ले पाता था, उसमें इनडिसाइसिवनेस थी, वो निर्णय लेने की क्षमता की कमी थी। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कि आप अपने जैसे हम कब गुस्सा होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बड़े से जब गुस्सा होते हैं तो उन पर तो उसको एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, फिजिकल वे में उसको एक्सप्रेस करती हैं, पैर पटक देंगे या कुछ कर देंगे। तो ये इसी को तो उसको भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, उससे रिलेट नहीं कर पाया, तो उसके बिकॉज ऑफ इनडिसाइसिवनेस he is not able to express his feeling in a proper way, so that is known as an objective correlative। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है विलियम शेक्सपियर से। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। हैव ए नाइस डे।